हेलो स्टूडेंट्स, तो पीरियोडिसिटी के सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो पीरियोडिक टेबल में किस तरीके से वेरी करती है, अलोंग द पीरियड कैसे वेरी करती है, अलोंग द ग्रुप कैसे वेरी करती है। तो वो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का क्या मतलब है, देखो कि नाम से ही हमें पता लग रहा है आयनाइजेशन मतलब हमें किसी एटम को आयनाइज करना है। आयनाइज कैसे करेंगे, जब उसमें से हम लोग एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि किसी भी हमारे पास कोई गैसियस एटम है, याद रखना कोई गैसियस एटम है, उसमें से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, उस प्रोसेस में हमें जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना कि एक गैसियस एटम से ही हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारी एक और टर्म होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, देख अगर हम किसी मोनो पॉजिटिव केटायन में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर जितनी हमारी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होती है हमारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, लाइक जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो इसके लिए मुझे एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी, सपोज x किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने टर्म दूसरी डिफाइन करी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब मैं इस मोनो पॉजिटिव केटायन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रही हूँ तो इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसी को मैं क्या बोलती हूँ, उसको मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो रही है तो यहाँ पे मेरी एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव होगी, यानी कि माइनस x। इसको मैं क्या बोलती हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये दो टर्म्स होती है, बहुत ही सिंपल सी। अब हम लोग मेनली डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो किस तरीके से वेरी करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं एक और चीज भी बोल सकती हूँ, लाइक कि जो मेरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी m प्लस की, वो किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल। ठीक है, इस m, ये जो हमारा m है एलिमेंट, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, इनके मैग्नीट्यूड की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, साइन की यहाँ पे मैं बात नहीं कर रही। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी मोनो नेगेटिव एनायन से, सपोज मेरे पास मोनो नेगेटिव एनायन है m माइनस, इससे मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रही हूँ तो क्या बनेगा, m गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, जो ये हमारा एलिमेंट है m प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब कि ये जो मोनो नेगेटिव एनायन है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दिस m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ दिस एटॉमिक, इसकी जो न्यूट्रल फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट वेज से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को और आयनाइजेशन एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए कि बताओ F माइनस और Cl माइनस में से किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आयनाइजेशन एनर्जी की टर्म्स में बात नहीं करूंगी, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की टर्म्स में बात करूंगी। देखो F माइनस कैसे बना होगा, जब फ्लोरीन जो उसकी न्यूट्रल फॉर्म होगी उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। ठीक है, ऐसे ही Cl माइनस कैसे बना होगा, जब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ होगा। ठीक है, अब देखो फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, इस पे 3 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, ये आप सब लोग को पता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल होता है, लेकिन क्लोरीन के केस में इसका साइज बड़ा होता है। ठीक है, और साइज बड़ा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना ईजी होता है। ठीक है, तो देखो अब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना मुश्किल है। ठीक है, तो मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन के केस में इसका साइज बड़ा है, रिपल्शन कम है, तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है। ठीक है, तो इसी वजह से जो मेरा Cl माइनस होता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी F माइनस से उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो F माइनस से ज्यादा होती है। आयनाइजेशन एनर्जी Cl माइनस की F माइनस से ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो किसकी ज्यादा होती है, वो मेरी क्लोरीन की ज्यादा होती है। अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे इफेक्ट डालते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो है एटॉमिक रेडियाई। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक रेडियाई। देखो अब जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगा, जितना ज्यादा एटॉमिक रेडियाई होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना दूर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतना उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा। यानी कि मैं बोलूँ कि जितना मेरा एटॉमिक रेडियाई ज्यादा होगा उतनी मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस से उतनी दूर होगा, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से रिमूव करना
करना उतना ईजी होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियाई के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियाई के। ठीक है, अब हम सबको पता है जो हमारा एटॉमिक रेडियाई होता है वो प्रोपोर्शनल होता है n²/z के, यानी कि जो मेरी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, z/n² के, z/n² की। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ एक ग्रुप में, अगर मैं टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाने की बात करती हूँ तो जो मेरी n की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो यानी कि टॉप टू बॉटम जाने पर मेरी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, उसको रिमूव करना उतना ईजी हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं लेफ्ट टू राइट एक पीरियड में बात करूँ तो वहाँ पे मेरा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जिसे मुझे रिमूव करना है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा, जितना ज़्यादा उस पर चार्ज लगेगा उतनी उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैं अलॉन्ग द पीरियड मूव करूँ तो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि मेरा साइज डिक्रीज होता है, मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। लेकिन अगर मैं अलॉन्ग द ग्रुप बात करूँ तो वहाँ पे मेरे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तो मैंने जनरल एक साइज के टर्म्स में बात करी कि किस तरीके से कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो साइज से किस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी पे इफेक्ट पड़ता है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, वो क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट, जब मैंने आपको एटॉमिक रेडियाई समझाया था तो मैंने आपको पेनिट्रेशन का फंडा वहाँ पे समझाया था कि पेनिट्रेशन क्या होती है। ठीक है, जो हमारी s ऑर्बिटल्स होती है वो सबसे लीस्ट डिफ्यूज होती है, और जो स्फेरिकल ऑर्बिटल्स होती है सिमेट्रिक होती है, तो उसके केस में जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स पे, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है। इसलिए जो हमारी s ऑर्बिटल्स होती है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड होती है, देन p ऑर्बिटल्स, देन d ऑर्बिटल्स एंड देन f ऑर्बिटल्स। मतलब जो हमारा पेनिट्रेशन का ऑर्डर होता है, s ऑर्बिटल सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटेड होती है, सबसे कम डिफ्यूज होती है, और शील्डिंग भी सबसे ज़्यादा s में होती है। ठीक है, उसके बाद p में, उसके बाद d में, देन f में। उसी पेनिट्रेशन इफेक्ट का हम लोग का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये देखने के लिए कि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कंपेयर करते हैं। देखो कैसे कंपेयर करेंगे, सपोज मुझे बताना है कि बेरिलियम, बोरोन और कार्बन में से आयनाइजेशन एनर्जी का मुझे बताना। ठीक है, तो जब भी आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। बोरोन की क्या है, 1s2 2s2 2p1। कार्बन की है 1s2 2s2 2p2। ठीक है, ये आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन, देखो आपको कहाँ से रिमूव करना है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है 2s से, यहाँ 2p से, और यहाँ 2p से। ठीक है, अब देखो 2s जो होता है वो हमेशा ज़्यादा पेनिट्रेटेड होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है, जो 2s के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं। तो देखो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो तो सबसे ज़्यादा होगी। पहली बात तो ये कि इसमें पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, 2s जो होते हैं वो 2p से ज़्यादा पेनिट्रेटेड होते हैं। सेकेंडली ये हमारे पास एक फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स है, और फुली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमेशा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में अगर कंपेयर करूं बोरोन और कार्बन में, बोरोन और कार्बन में, तो देखो यहाँ पे कार्बन के अंदर जो Z इफेक्टिव होगा, अब हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होने की वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कार्बन की बोरोन से ज़्यादा होगी। अब अगर मुझे बेरिलियम और कार्बन के अंदर देखना है कि दोनों में से आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो देखो यहाँ पे मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं अप्लाई कर सकती, मैं उसका रीज़न बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, तो जो क्योंकि कार्बन के अंदर मेरा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से कार्बन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बेरिलियम से ज़्यादा होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पेनिट्रेशन इफेक्ट हमें कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो पेनिट्रेशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन की जो n की वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए, n की वैल्यू सेम होनी चाहिए। लाइक 2s और 2p के केस में मैं कंपेयर कर सकती हूँ, 3s और 2p के केस में कंपेयर नहीं कर सकती। n की वैल्यू सेम होनी चाहिए और मेरी l की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। मतलब मैं s और p के केस में कंपेयर कर सकती हूँ, मैं s और s के केस में कंपेयर नहीं कर सकती। तो जो मेरी l की वैल्यू है वो डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हुई कि ये जो मेरा पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है ये सिर्फ और सिर्फ नेबरिंग एटम्स पे अप्लाई होता है, ये सिर्फ नेबरिंग एटम्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, अब देखो जब मैंने यहाँ पे बोरोन और बेरिलियम की बात करी थी, ठीक है, तो देखो इनके केस में मेरा
n सेम है 2, L अलग है S और P, ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा ये दोनों क्या है, नेबरिंग एटम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट को अप्लाई किया था। लेकिन बेरिलियम और कार्बन के केस में जब मैंने बात करी तो यहाँ पे मेरे ये दोनों नेबरिंग एटम्स नहीं है, क्योंकि बीच में तो बोरोन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट अप्लाई नहीं किया। और मैंने Z इफेक्टिव के बेसिस पे बताया कि मेरी कार्बन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बेरिलियम से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था पेनिट्रेशन इफेक्ट, जो आपको आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते वक्त चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको n की वैल्यू देखनी है, ठीक है, आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखना है, थर्ड आपको पेनिट्रेशन इफेक्ट देखना है, और एक हमारा यहाँ पे फोर्थ फैक्टर आता है क्या, कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको बताया अभी बेरिलियम के केस में भी, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी वो 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी 3 टाइप्स की होती है। देखो, या तो वो कैसी होगी, फुली फिल्ड होगी और इनर्ट गैस लाइक होगी, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, फुली फिल्ड और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। लाइक अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो, लाइक अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम 2+ की, मैग्नीशियम 2+ की, Na+ की, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी अपने पीरियड में मैक्सिमम होती है। क्योंकि देखो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही मुश्किल होता है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। सेकेंड टाइप हमारी होती है हाफ फिल्ड, जो हमारे हाफ फिल्ड स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है, लाइक जो हमारे हाफ फिल्ड स्पीशीज़ होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन की और यहाँ पे ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन में मेरे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आप सभी को पता है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मेरी जो थर्ड टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है फुली फिल्ड और नॉन इनर्ट गैस, फुली फिल्ड एंड नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये होते हैं हमारे लाइक Pb2+ हो गया, ये होते हैं हमारे नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो अपने नेबर्स में ज़्यादा होती है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग किसी फुली फिल्ड से रिमूव कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम हाफ फील्ड से रिमूव कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी अपने नेबर से ज़्यादा होगी, लाइक नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स डिस्कस करें आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करने के लिए। अब मैं क्या करती हूँ, कुछ एग्जांपल्स देती हूँ इन फैक्टर्स को यूज करके, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपको आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। फर्स्ट एग्जांपल देखो, अगर मुझे बताना है कि बेरिलियम प्लस, बोरोन प्लस और कार्बन प्लस, इनकी आयनाइजेशन एनर्जीज मुझे कंपेयर करनी है, तो जब भी आ जाए ना तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना। देखो बेरिलियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1। बोरोन प्लस की क्या है, 1s2 2s2। कार्बन प्लस की क्या होगी, 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1। तो देखो अब मैं पहले कंपेयर करती हूँ बेरिलियम प्लस में और बोरोन प्लस में। बोरोन प्लस के केस में देखो यहाँ पे मेरा पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं अप्लाई हो सकता, क्योंकि देखो एल की वैल्यू मेरी सेम है, ठीक है। अब हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, देखो तो देखो इसके केस में मेरे पास फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो देखो फुली फिल्ड में से तो इलेक्ट्रॉन निकालना हमेशा मुश्किल ही होता है, तो इसलिए बोरोन प्लस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बेरिलियम प्लस से ज़्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कंपेयर करते हैं बोरोन प्लस में और कार्बन प्लस में। अब देखो यहाँ पे मेरा एन सेम है, एल डिफरेंट है और दोनों नेबरिंग है, मैं इसमें पेनिट्रेशन इफेक्ट लगा सकती हूँ। तो क्योंकि एस का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए बोरोन प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन प्लस से ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर मुझे कंपेयर करना हो बेरिलियम प्लस में और कार्बन प्लस में, तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में यहाँ पे मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट तो नहीं लगा सकती, क्यों, क्योंकि दोनों नेबरिंग एटम्स नहीं है, ठीक है। देखो अब बेरिलियम प्लस की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s1, कार्बन प्लस की है 1s2 2s2 2p1। अब क्योंकि कार्बन प्लस के केस में Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे कार्बन प्लस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बेरिलियम प्लस से ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोग Z इफेक्टिव देख के, हम लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट का यूज़ करके हम लोग पता लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन 2013 में जेईई मेंस में पूछा था। इसमें मैं एलिमेंट्स दिए थे कैल्शियम, बेरियम, सल्फर, सेलेनियम एंड आर्गन। हमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताना था। तो देखो जो हमारा कैल्शियम और बेरियम होता है ये ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है, सल्फर और सेलेनियम ये हमारे ग्रुप 16 में आते हैं, और आर्गन हमारा ग्रुप 18 में आता है। इनमें हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का।
तो देखो आर्गन जो है हमारी नोबल गैस है, नोबल गैस की आयनाइजेशन एनर्जी तो सबसे ज़्यादा ही होगी, ठीक है। और देखो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ग्रुप में तो हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है और उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से, यानी कि इन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों से तो ज़्यादा होगी। अब बचा सल्फर और सेलेनियम। सल्फर और सेलेनियम, अब जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी एन की वैल्यू बढ़ जाती है, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ता है, इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। तो सल्फर और सेलेनियम में से हमारी आयनाइजेशन एनर्जी सल्फर की ज़्यादा होगी, देन सेलेनियम की ज़्यादा होगी। अब क्या बचा, कैल्शियम और बेरियम, कैल्शियम और बेरियम। अब वही बात है इसमें भी, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, इस वजह से मेरी कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, देन होगी मेरी बेरियम की। तो इस तरीके से हम लोग सिंपलिसिटी, सिंपल मैनर से हम लोग पता लगा सकते हैं कि हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2001 में पूछा था। हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है आयनाइजेशन पोटेंशियल का। फर्स्ट है कि पोटेशियम, देन सोडियम, देन लिथियम, ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन गिवन है। सेकंड ऑप्शन वहाँ पे गिवन है क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये गिवन है। थर्ड हमारे पास गिवन है बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास गिवन है जर्मेनियम, देन सिलिकॉन, देन कार्बन। हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो देखो फर्स्ट हमारे पास गिवन है कि पोटेशियम की सबसे ज़्यादा होगी, देन सोडियम की होगी, देन लिथियम होगी। अब ये ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स है, तो ये क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, लेकिन इन्होंने तो उल्टा बोला हुआ है, तो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट है। उसके बाद चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे। देखो थर्ड ऑप्शन क्या है कि बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी, देन कार्बन की, देन नाइट्रोजन की, ठीक है। अब देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है, इस वजह से नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी, देन कार्बन की, देन बोरोन की। लेकिन यहाँ पे तो रिवर्स है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में वो बोल रहा है कि बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में से बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होगी, देन मैग्नीशियम की, देन कैल्शियम की। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है, तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारा साइज इंक्रीज हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन क्या है हमारा, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो हमारा साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, यानी कि करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए था, लेकिन हमें रिवर्स गिवन है, तो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। ऐसे ही देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनमें हमें ऑर्डर बताना है आयनाइजेशन एनर्जी का। तो मैंने क्या बोलता हूँ, सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेना, ठीक है। अब देख कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम की क्या होगी, मैग्नीशियम की होगी 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम की क्या होगी, 2s2 2p6 3s2 3p1, और ये हो जाएगी 3s2 3p2, ठीक है। तो देखो हमें इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। सबसे पहले जब मैं सोडियम और मैग्नीशियम की करूंगी तो यहाँ पे देखो मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरी एल की वैल्यू तो सेम है। अब मेरा जो 3s2 है ये फुली फिल्ड है, तो इसलिए मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो सोडियम से ज़्यादा होगी। अब मैं मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की जब कंपेयर करूंगी तो देखो इसमें मेरी एन की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू डिफरेंट है, और दोनों नेबरिंग भी है, तो मैं यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। उस वजह से जो मेरी मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। अब अगर मैं एल्यूमिनियम और सिलिकॉन को कंपेयर करूं तो यहाँ पे मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट नहीं लगा सकती, क्योंकि मेरी एल की वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जेड इफेक्टिव लगाऊंगी। अब क्योंकि सिलिकॉन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग अलॉन्ग द पीरियड मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से मेरी सिलिकॉन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम से ज़्यादा होगी। तो ये मेरा ऑर्डर होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। ये क्वेश्चन 1988 में पूछा था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आप ऐसे ही सारे फैक्टर्स को अप्लाई करें तो आप सभी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनकी हमें सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपेयर करना है और इनका ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है। सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद मोनोकैटायन बनने
करने के बाद डाइकेटाइन बनाने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम लोग सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। मैं हमेशा यही प्रेफर करूंगी कि आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करने के लिए आप लोग पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। उसके बाद मेरी नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 2p4 एंड फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होगी मेरी 2p5, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन जब मैं रिमूव करूंगी इन सब से, तो कार्बन में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 2p1, यानी कि ये कार्बन प्लस की हो गई, देन n प्लस की हो गई, देन O प्लस की और F प्लस की, 2p2 2p3 2p4, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉन मैं रिमूव कर चुकी हूँ। अब मुझे इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है और मुझे इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। मतलब अब मुझे इन कॉन्फ़िगरेशंस में से एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कराना है, ठीक है। तो देखो कंपेयर करने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको सभी फैक्टर्स चेक करने हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन को अगर मैं कंपेयर करूँ, O प्लस और F प्लस को, O प्लस में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है और F प्लस में से मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो O प्लस के केस में मेरी कॉन्फ़िगरेशन है हाफ फिल्ड। तो जब भी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी उसके नेबर से तो ज़्यादा ही होगी, यानी कि O प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद किसकी होगी, F प्लस की, ठीक है। अब देखो O प्लस की N प्लस से तो ज़्यादा ही होगी और F प्लस से भी ज़्यादा होगी, और F प्लस की सबसे ज़्यादा होगी कार्बन प्लस से और नाइट्रोजन प्लस से, क्योंकि इसमें Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब आता है बात कार्बन प्लस और N प्लस की, क्योंकि हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि F प्लस के बाद आयनाइजेशन एनर्जी होगी N प्लस की, देन आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, कार्बन प्लस की। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख के बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। अब वो आपको क्वेश्चन में O प्लस F प्लस N प्लस एंड C प्लस नहीं देगा, वो सिंपल देगा OFNC और वो बोलेगा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करो। तो आप लोग को खुद ध्यान रखना है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हम लोगों को सेकेंड इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव कराना है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रिमूव हो चुका है। तो आपका आंसर होगा, करेक्ट होगा ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो इस तरीके से इन फैक्टर्स को अप्लाई करके आप लोग किसी की भी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। देखो हमारे जो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो हमारे मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं या फिर हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, वो बेसिक होते हैं। क्यों बेसिक्स होते हैं, क्योंकि देखो मेटल जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, यानी कि जितने भी हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होंगे या फिर हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो बेसिक होते हैं। लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के लिए, इसीलिए हमारे जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। अब हम आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं अगर हमें मेटल के हाइड्रोक्साइड्स की बेसिक नेचर को कंपेयर कर। तो अगर हमारी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उनका जो बेसिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उनका बेसिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, देखो हम लोग देखते हैं। देखो अगर मैं बात करूँ LiOH की, NaOH की और KOH की, ठीक है। बेसिसिटी का क्या मतलब है कि ये OH माइनस को रिलीज कर देगा, ठीक है। ये OH माइनस को रिलीज कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये जो मेरा KOH है, इसके अंदर मुझे K को K प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें मुझे Na को Na प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और Li को Li प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर मुझे पोटेशियम को पोटेशियम प्लस में कन्वर्ट करना है तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी क्योंकि साइज सबसे बड़ा है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, देन मेरे पास होगी सोडियम की, देन होगी लिथियम की। अब क्योंकि पोटेशियम को पोटेशियम प्लस में कन्वर्ट करना आसान है, इसी वजह से ये जो मेरा KOH है ये मोस्ट बेसिक होता है, ये मोस्ट बेसिक होता है। यानी कि जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो मेरी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक नेचर के जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और जो हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड, जितनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी उतना कम बेसिक करेक्ट। ऐसे अगर वो एक क्वेश्चन देते हैं कि NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस एंड AlOH होल ट्वाइस, इनका बेसिक नेचर कंपेयर करो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, Na प्लस है, Mg2 प्लस है और एल्यूमिनियम 3 प्लस है,
ठीक है। तो देखो जो Na+ है, Na+ की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, ठीक है। तो NaOH की जो बेसिसिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एंड देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। क्यों? क्योंकि Na+ की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, देन मैग्नीशियम 2+ की है, देन एल्यूमिनियम 3+ की है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो ये सारी ही इनर्ट गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि हमारा एल्यूमिनियम 3+ में Z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा है, इस वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एल्यूमिनियम 3+ की सबसे ज़्यादा है, देन मैग्नीशियम 2+ की, देन Na+ की। इस वजह से मेरा बेसिक करेक्टर NaOH का सबसे ज़्यादा है, देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरीके से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के थ्रू मेटल ऑक्साइड्स के या फिर हाइड्रोक्साइड्स के बेसिक नेचर को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एक्सेप्शन आप लोग याद रखना कि हमारे सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं एक्सेप्ट Cr2O3 और Mn2O7। इन दोनों के अलावा हमारे सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। ये एक्सेप्शन आप याद रख लेना, इसका कोई रीज़न नहीं है। ये जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं ये कैसे होते हैं? ये एसिडिक होते हैं। इनके अलावा हमारे सारे मेटल ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया कि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे कंपेयर करेंगे। बस हमेशा इन कॉन्सेप्ट्स का ध्यान रखना कि अलॉन्ग द पीरियड जब मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो साइज बढ़ने की वजह से या फिर n बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है। और हमेशा याद रखना कि पेनिट्रेशन इफेक्ट आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। अगर n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू डिफरेंट है और नेबरिंग ग्रुप होने चाहिए। हमेशा फुली फिल्ड वालों की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, हाफ फिल्ड वालों की आयनाइजेशन एनर्जी अपने नेबरिंग वालों से ज़्यादा होगी। तो अगर आप इन सभी फैक्टर्स का ध्यान रखते हैं तो आप बहुत ईजिली किन्हीं भी एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितना हो सकता है शेयर करें। थैंक यू।